जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का। हम सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 5 तक कवर करेंगे आज हम इसको। तो ये जो सब्जेक्ट है ये द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक प्रोसीजर लॉ है। इसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो हम इसके सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 5 तक आज इसको कवर करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो इसमें जो है टोटल जो सेक्शन है वो 665 है, 656, और जो इसमें स्केजुअल्स हैं वो 5 हैं। तो जो हमारा पार्ट नंबर 1 है इसमें 5 सेक्शंस हैं। जो सेक्शन नंबर 1 है वो शोर्ट टाइटल कमेंसमेंट एक्सटेंड का है। सेक्शन जो 2 है वो रिपील हो चुका है, और सेक्शन जो 3 है वो रेफरेंसेस है वो भी रिपील हो चुका है। सेक्शन 4 डेफिनेशंस का है, और सेक्शन नंबर जो 5 है वो ट्रायल्स का है। जो सेक्शन नंबर 4 है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है हमारा पार्ट नंबर 1 में वो है डेफिनेशन क्लॉज का। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कुछ भी पढ़ने के लिए आगे जो उसकी डेफिनेशंस क्लॉज होती है वो हमेशा ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें कंसेप्ट लिखे होते हैं, उसमें कोड वर्ड्स जो होते हैं उनको समझना होता है। मतलब जो उसमें डेफिनेशंस में जो वर्ड्स होते हैं, जो कोड्स होते हैं, जो उसमें हम पढ़ते हैं वही आगे जो है ना रिपीट हो रहे होते हैं बार बार। तो अगर वो हमने समझ लिए तो आगे हमें पढ़ने में फिर आसानी होती है। हमारे पार्ट नंबर 1 का जो सेक्शन नंबर 1 है शोर टाइटल कमिटमेंट। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि भाई इसका टाइटल क्या है। तो टाइटल इसका जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1898, और ये जो इन्फोर्स हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 1898 को। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें बस टाइटल में ये लिखी हुई है, कमिटमेंट कब हुआ था, ये इसका जो टाइटल क्या है, ये नाम वगैरह, और ये जो एक्सटेंड है ये एक्सटेंड कहाँ पर है। ये एक्सटेंड जो है वो जो है द होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान पे जो है एक्सटेंड करता है। और उसके अलावा ये पूरे पाकिस्तान के लिए जो है इन्फोर्सेबल लॉ है, ये पे पूरा प्रोसीजर लॉ है। तो उसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे इसको, जो हमारा सेक्शन नंबर 2 है वो रिपीट हो चुका है, और उसके बाद जो हमारा सेक्शन नंबर 3 है वो रेफरेंसेस कोड का है वो भी रिपीट हो चुका है। तो जो रिपीट होंगे वो उसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऐसे टाइम ज़ाया होगा। तो हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 4 पे, जो हमारा डेफिनेशन क्लॉज है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना क्लॉज हमारा सेक्शन नंबर 4। तो इसमें हम एक एक चीज़ को सही से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनकी जो डेफिनेशन में जो है वर्ड्स लिखे हुए हैं तो उनका पूरा जो है ना मतलब क्या है। तो हमारे डेफिनेशन में जो फर्स्ट हमारी ए है वो एडवोकेट जनरल है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स आल्सो अ गवर्नमेंट एडवोकेट और वेयर देयर इज नो एडवोकेट जनरल और गवर्नमेंट एडवोकेट सच ऑफिसर एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या बता रहा है हमको, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बता रहा है कि मतलब जो हमारा इसमें एडवोकेट जनरल होगा वो जो रिप्रेजेंट करेगा वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो एडवोकेट जनरल वो होता है जो हमारी गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो ऑफिसर, उसको हम क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा बी है इसमें बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस का बताया गया है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस शोन is bailable in the second schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non bailable offense means any other offense। अब इसमें ये बता रहा है कि जो हमारा बेलेबल ऑफेंस होता है वो ऑफेंस होता है जिसमें आपको एक रेमेडी मिली होती है, आपको राइट मिला होता है, आपको जो है ना बेल दी जाए तो आप आकर उसको ट्रायल में जाके फेस करें। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वो एक क्लियर कट साफ नज़र आ रहे होते हैं, जिसमें एक कुछ जो है ना कंडीशंस रखी गई हैं कि जैसे कि अगर 10 साल की जो सज़ा है उससे ज़्यादा है, 10 साल तक है या लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो ऐसी सज़ा जिसमें लागू होती है उसको, वो एक नॉन बेलेबल सेक्शंस होते हैं। उसमें जो है ना आपको बेल नहीं मिलती। आपने किसी का रेप किया, आपने किसी का मर्डर किया है, तो इसमें जो है ना जो नॉन बेलेबल होते हैं। तो ये ऐसे ऑफेंसेस जो होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं। उसके बाद जो वो इसमें सी क्लॉज है चार्ज का। तो चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेंट्स मोर द हेड देन। अब इसमें बता रहा है कि 1 हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो क्या होगा, जितने भी इसमें चार्ज लगी होंगी सब आप पे अप्लाई होंगे। इसमें 4-5 चार्जेस आप पे लगी हैं। एक मिसाल के तौर पे समझा दूं कि जैसे इसमें 5-6 सेक्शंस आप पे लागू हुए हैं, सही है। तो उन 5-6 सेक्शन की चार्ज जो है आपके जो है ना आप पे आएगी। उसके बाद जो हमारा एफ है कॉग्निजिबल ऑफेंस। कॉग्निजिबल केसेस में क्या होता है कि कॉग्निजिबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर एन cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the second schedule or under any other law,
फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स और अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे उसमें पुलिस ऑफिसर जस्टिस होता है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, इनको क्या होता है कि भाई कोई भी बाउंडिंग नहीं होती, वो जो है ना फ्री होते हैं और उनको किसी भी वारंट की, किसी ऑर्डर की, किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में वो विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एच है कंप्लेंट। कंप्लेंट में क्या होता है कि एक सिंपल सा चीज़ है, कंप्लेंट का मतलब ये हो जाता है भाई जो बंदा कंप्लेन करने वाला होता है, जिसके साथ कोई इश्यू अराइज हुआ होता है, वो क्या करता है, कंप्लेन करता है कि इस मेरे मसले को हल किया जाए। तो कंप्लेंट मीन्स द एलिगेशन मेड ओरली और इन रिटन टू अ मजिस्ट्रेट। क्या होता है, जो एलिगेशन आप लगाते हो वो चाहे ओरली हो चाहे रिटन हो, वो क्या करते हो, आप एक एलिगेशन किसी पे लगाते हैं कि ये मेरे साथ इश्यू हुआ है और मसला जो क्रिएट किया है या मसला जिसने बनाया है मेरे लिए वो ये बनता है, जिस पे आप एलिगेशन लगाते हो। तो वो आप क्या करते हो, मजिस्ट्रेट के पास ओरली या रिटन में वो एक कंप्लेन देते हो, फिर उस पे जो है ना वो देखता है मजिस्ट्रेट, उसको लुक आफ्टर करता है कि भाई अकॉर्डिंग टू लॉ है कि नहीं है, क्या है। पुलिस ऑफिसर्स को वो क्या करता है, वार्न करता है कि इसकी हमें रिपोर्ट दें। उसके बाद हमारा एच के बाद हमारा आ जाता है जे, हाई कोर्ट की डेफिनेशन। तो हाई कोर्ट मीन्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील आर रिवीजन फॉर अ प्रोविंस एंड द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। हाई कोर्ट जो है वो क्या बोलता है, आप बता रहा है कि हाईएस्ट कोर्ट क्रिमिनल अपील आर रिवीजन, मतलब जो आप अपील्स वगैरह करते हो, रिवीजन फाइल करते हो, वो आपकी हाई कोर्ट में होती है, जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होती है। एक सुप्रीम कोर्ट हो गई, उससे उस सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारी हाई कोर्ट्स हो जाती हैं। हर प्रोविंस में एक एक हाई कोर्ट होती है और उस हाई कोर्ट के बाद हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी होती है। अब दूसरा आ रहा है हमारा इंक्वायरी के। इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। अब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो फंस जाते हैं कि भाई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में क्या फ़र्क है, इनका डिफरेंस नहीं कर पाते वो। तो अब इंक्वायरी जो होती है वो करवाता है आपका मजिस्ट्रेट, मतलब जो मजिस्ट्रेट होगा उसके ऑर्डर पे, उसके कहने पे जितनी भी इंक्वायरी होगी, पूछताछ होगी, वो हम इंक्वायरी उसको बोलेंगे। और जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो पुलिस वाले करते हैं, वो पुलिस वाले का एडी के उनमें आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो मतलब जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है वो जांच पड़ताल करता है, वो जो होती है हमारी क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। इन दोनों चीज़ में सिर्फ इतना ही फ़र्क है। इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो दोनों की तरफ से ऐसी होती है। उसके बाद मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट मीन्स अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड इंक्लूड्स अ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 1214। जो मजिस्ट्रेट होता है वो लाइक ऑफिसर होता है, लाइक जुडिशियल ऑफिसर होता है जिसको पावर दी गई होती है, और वो जो अपॉइंट होता है वो सेक्शन 12 और 14 के तहत होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल केसेस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर ए नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स केस इन विच a police officer may not arrest without any warrant। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं मतलब जो सिविल लिटिगेशंस में आ रहे हैं, किसी ने क्या कर दिया, भाई ऐसा कोई ऑफेंस जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं आ रहा, वो एक सिविल लिटिगेशन में जा रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो ये जो ऑफेंसेस होते हैं जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, इनमें एफआईआर भी दर्ज नहीं होती, इनमें जस्ट एक कंप्लेन होती है, फिर मजिस्ट्रेट खुद जो है ना डिसाइड करता है कि भाई इस पर क्या इंक्वायरी करनी चाहिए। तो ये होता है। तो इसमें कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है उस बंदे को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक उसको मजिस्ट्रेट का, किसी और जज का जो है ऑर्डर ना मिले। उसको वारंट मिलेगा उसके बाद ही करेगा, मगर इंक्वायरी करने के बाद ही जो है ना वो ऑर्डर मिलता है। तो उसके बाद ऑफेंस मीन्स एन एक्ट और omission made published by any law for the time being in force is also includes any act in respect of which complaint may be made under section 12 of the Cattle Trespass Act 1871। तो ऑफेंस का मतलब ये होता है कि मतलब ऐसी एक्टिविटी जो आपने क्रिमिनल माइंड क्रिमिनल इंटेंशन से की हो, ये ऐसी एक्टिविटी आपने जो है ना एक्ट किया हो जो वो पनिशेबल बाय लॉ हो, और वो जो एनफोर्सबल बाय लॉ, अगर उसमें आप पनिश कोई लिखी गई है उस एक्ट के बिहाफ पे, मतलब कोई ऐसा एक्ट आप कर रहे हो जिसकी पनिशमेंट है, तो इट मीन्स आपने एक ऑफेंस किया है। उसके बाद ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन।
Officer in charge of a police station includes when the officer in charge of the police station is absent from the station house। और अब क्या होता है कि एक मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है एसएचओ थाने पे, तो उसकी ड्यूटी होती है जब वो उनकी एब्सेंट हो, मतलब जो उनका जो उनकी एब्सेंट में उनकी मतलब कोई ऐसी इलनेस, कोई किसी भी वजह से वो ड्यूटी कोर्स नहीं कर पा रहा, ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसके बिहाफ पे जो इंचार्ज होता है, फिर जो ड्यूटी इंचार्ज हो जाता है उसकी कम रैंक वाला, तो फिर वो वहाँ पे क्या होता है, ऑफिसर इंचार्ज होता है, फिर वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है। प्लेस इंक्लूड आल्सो हाउस बिल्डिंग, टेंट एंड विजिल वगैरह जो आप जगह हो जाती है, हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ है। प्लीडर यूज विद रेफरेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन कोर्ट मीन्स प्लीडर, जैसे एक मुख्तियारकार हो गया, आपका वकील हो गया, मतलब वो प्लीडर जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक पार्टी होती है, क्या होती है, वो उनको इशू देती है, वो आपके कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं विद काउंसिल, जो उनका जो काउंसिल होता है, जो वकील होता है, जो मुख्तियारकार होता है, जो उनका थ्रेट कर रहा होता है, तो वो क्या हो जाता है, आपका प्लीडर हो जाता है, जिसमें आपका एडवोकेट हो गया, आपका वकील हो गया, आपका अटॉर्नी हो गया, तो ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं, प्लीडर होते हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट आर प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द provincial government to be a police station and include a local area specified by the provincial government with this behalf। पुलिस स्टेशन वो जगह होती है जहाँ पे किसी भी पुलिस के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही है, इंक्वायरी हो रही होती हैं, वहाँ पे क्रिमिनल्स को वहाँ पे लो किया जाता है, सारी जो चीज़ें होती हैं पुलिस स्टेशन के तो और होती हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन होते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स वो होते हैं जो सरकारी वकील होते हैं, जो सरकार की तरफ से होते हैं, जो स्टेट की तरफ से होते हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं। उसके बाद सब डिविजन्स मीन सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट की सब डिवीजन कोर्ट्स वगैरह होती हैं, वो सब डिविजन्स होती हैं। उसके बाद हमारा जो है सेक्शन नंबर जो है 5 आ जाता है, तो सेक्शन 5 में हम ट्रायल्स को पढ़ेंगे। उसमें हमारा पाकिस्तान पेनल कोड हो गया और उसके बाद हमारा जो है अदर लॉ हो गया। अब अदर लॉ और ट्रायल में जो हमारा पाकिस्तान पेनल कोड है उनको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो हमारा ये ऑल ऑफेंसेस अंडर द पाकिस्तान पेनल कोड shall be investigated and tried and otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained। अब ट्रायल इसमें अब पेनल कोड में क्या होता है कि जो भी सेक्शन लगे होते हैं आपके दिफा दर्ज हुए होते हैं, उनकी जो सज़ाएं होती हैं वो पाकिस्तान पेनल कोड में डिस्क्राइब की होती है। जो भी किसी भी को कोई कन्विक्शन होती है तो उस पर जो सज़ा लागू होती है वो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पेनल कोड में लगती है। मतलब जिसने कोई ऑफेंस किया है तो उसकी ट्रायल चलेगी, अगर वो डिक्लेयर होता है, वो कन्विक्ट होता है, तो उसमें जो सेक्शंस उस पर लागू होंगे, तो उन सेक्शन की जो सज़ा होती है वो पाकिस्तान पेनल कोड में डिस्क्राइब की गई है और उसकी जो सज़ा होगी वो पाकिस्तान पेनल कोड के तहत उसको लगेगी।